एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम काफी है, मजीद की गुंजाइश नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर के सनतकारों और ताजरों से खिताब, का मईशत डंडे के जोर पर नहीं प्यार से चलती है। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मजीद सूबे बनाने से पहले जहां नए सूबे बनाने पर इत्तफाक राय है, पहले वो बनाएं। जुनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तफाक राय करें, फिर आगे चलें। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 7 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशियन सदर प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों के तबादले। इंडोनेशिया के किसी भी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। इंडोनेशिया सदर बोले, JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी इंडोनेशिया सदर की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से पूछा कि भारत को अमेरिका में चावल डंप करने की इजाजत क्यों है, क्या उन्हें चावल पर छूट है। अमरीकी वजीर खजाना ने जवाब दिया, हम अभी भी भारत के तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, भारत को महसूलात अदा करने होंगे। 16 साल से कम उम्र बच्चों पर मोबाइल ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, एक्स, स्नैपचैट, टिकटॉक और रेडिट, यूट्यूब पर मुकम्मल पाबंदी। ये इकदाम ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के मुत्तफिका करारदादों के बाद अमल में आया। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई नौजवानों ने पाबंदी के बाद मुतबादिल ऐप्स की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स धूम मचाने को तैयार। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स और शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी करेंगे। मेलबर्न रेनिगेट्स के मोहम्मद रिजवान और शादाब पहले ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद। बिग बैश लीग का आगाज 14 दिसंबर से होगा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर और खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब। से उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आपने अच्छा सा तगड़ा नाश्ता किया होगा। अगर नहीं किया तो कर लें। मीनवाइल हम पेश कर रहे हैं आपके सामने सियासी नाश्ता, क्योंकि पाकिस्तान का सियासी माहौल गर्म है एज यूजुअल। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी का जो ताज़ा बयान आया, उसके बाद एक दफ़ा फिर से हीटअप होने लगी है सूरत हाल, और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के मरकजी किरदार को अपने निशाने पर रखते हुए कि अडियाला का कैदी अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है और शहदा के खिलाफ मुहिम तलखी नहीं है, ये एक दुश्मनी है। सवाल यह है कि यह सख्त जबान सियासत का दबाव है या हिकमत अमली। दूसरी तरफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं, उनका लहजा थोड़ा नर्म हुआ है। वो कहते हैं कि सियासत दुश्मनी नहीं, मुलाकातों में रुकावटें डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम खुद अपनी इस्लाह चाहते हैं। और पंजाब असेंबली में भी माहौल मजीद गर्म रहा। एक करारदाद मंजूर हुई है और दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी पर पाबंदी लगाओ, बयानबाजी तेज, शिकवा और इल्जामात की गूंज। इसी दौरान वफाकी वजीर अता तारड़ ने वाज़ेह ऐलान भी किया है और कानून की खिलाफ वर्जी के बाद इमरान खान से किसी मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं है, ये उनका कहना था। एक तरफ पार्लियामेंट में पाबंदी की करारदाद आई है तो दूसरे में मुलाकात नामुमकिन होती नजर आ रही है और मैदान सियासी रंजिशों से भरपूर हो गया है। इसी सब सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिशियन मौलवी महमूद साहब। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि ये जो सियासी माहौल गर्म होता नज़र आ रहा है, इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या लगता है? PTI जो बार बार ये बात कर रही थी कि किसी डायलॉग की तरफ आना चाहिए, क्या अब डायलॉग की कोई सूरत हाल रह गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि डायलॉग के अलावा कोई हल नहीं है। दुनिया में जितने जंगें होती हैं, जितने इश्यूज होते हैं, वो डायलॉग के थ्रू ही तय होते हैं। देखिए, इस वक्त PTI कह रही है डायलॉग होना चाहिए। हम काफ़ी दिनों से हम इनको कह रहे थे कि जी डायलॉग करें। उसकी वजह यह है कि PTI के अंदर मैं आपको कहूँगा 99% लोग इस चीज़ को अग्री करते हैं और वो ये चाहते हैं कि मुफ़ाहमत से मसाइल हल हों। देखिए, मुज़ाहमत और वायलेंस को
मैं कहूँगा 1% लोग भी नहीं चाहते, या 1% चाहते होंगे। उसकी वजह कि दुनिया हर जगह देखें, कुछ लोग होते हैं जो कि वो वायलेंस में बिलीव करते हैं। तो बहुत से लोगों से मेरी कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई, और आपने बैरिस्टर गौहर का बयान भी देख लिया कि देखें वो भी मुफाहमत चाहते हैं और भी लोग चाहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि देखें जी, खान साहब को कैसे कन्विंस किया जाए। तो मेरा मशवरा ये है कि देखिए, जब इनकी कल कोर कमेटी में भी ये बातें हो रही थी, और मैं उसकी वजह कि कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है, हम्म। तो अगर जो है, मैं कुछ लोग जो कि समझदार लोग मैं कहूँगा, जो कि इस वक़्त पार्टी में हैं, अगर वो जाके खान साहब को ये समझाएँ कि देखिए रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी चाहती है कि जो है मुफ़ाहमत से ये मसाइल हल हों, और हम एक पॉलिटिकल उसके ऊपर हैं। हम कोई मिलिटेंट जो है लड़ने के लिए तो नहीं आए ना। देखें, ठीक है। सियासत में जितने लोग आए वो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए, वो आए हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। जी। अगर खान साहब को ये बताया जाए कि जी मेजॉरिटी ये चाहती है, तो वो भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड है और वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। ठीक अगर है। अच्छा। मेजॉरिटी ये कहेगी तो वो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे एग्री होंगे। अच्छा, इस पे महमूद साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, बैरिस्टर गौहर का नर्म लहजा एक तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ना मानूं की ज़िद भी है ना। आप खुद कह रहे हैं कि कुछ समझदार लोग, उनको जाना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि फवाद चौधरी भी अपने एक पुराने बयान में ये कह चुके हैं कि भाई जो समझदार लोग हैं उनको तो आप साइडलाइन कर देते हैं, और उनका जिस तरफ इशारा था वो आपको भी पता है। फिर ये कि जो उनकी वकला पार्टी में भी जो लोग मफाहमत के हामी थे उनको भी आपने बाहर कर दिया। सो हु इज़ द राइट पर्सन टू टॉक टू देन? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लूँगा ना, तो वो वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अच्छा। पीटीआई में। उसकी वजह ये है कि पीटीआई में एक माइंडसेट हो गया है कि जी फलाना गद्दार, फलाना जो है जो मिला हुआ है। आप ये देखें ना, एनडीयू वाला स्टेटमेंट किसको एक्सेप्टेबल होगा? वो जो है एक एमएनए है, वो एनडीयू के उसको अटेंड करने जा रहा है। उसको अगर आप गद्दार और मीर जाफर और मीर सादिक से जो है तशबीह देंगे, तो व्हाट आर वी टॉकिंग एट द मोमेंट? राइट। आप ये देखें ना, एनडीयू देखिए, पहले तो आप बोल रहे थे इंडिविजुअल, अब तो आप पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और मेरे ख्याल से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें, बहुत से हैं, मुझे पता है कि बहुत से, मेरी कई लोगों से बात हुई, केपीके से भी बात हुई, और इस्लामाबाद में भी कई लोगों से बात हुई। वो ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये खुद भी कोशिश कर रहे हैं। कल जो है काफ़ी जो है कोर कमेटी में बातें हुई है कि देखें खान साहब को समझाया जाए। देखिए, कुछ लोग मैं आपको बताऊं जाते हैं और वो अंदर जाके कहते हैं खान साहब फिक्र ना करें, 5 लाख लोग खड़े हैं, आप हुक्म करें तो 10 लाख आ जाएंगे, और हम जो है इस्लामाबाद के ऊपर ढाबा बोल देंगे। तो उस किस्म के लोग जब स्टेटमेंट्स देते हैं ना, तो अंदर बैठा हुआ आदमी, उसको अंदाजा नहीं होता कि क्या है वो सही। जो है। देन ही कम्स अप विद डिफरेंट आइडियाज। राइट। अगर उनको ये बताया जाए कि देखिए व्हाट्स द रियलिटी, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी, पीपल वांट अवॉइड आर अवॉइडिंग वायलेंस, दे सही। वांट, देखे ना कि कहीं लेकिन ना कहीं महमूद साहब, समझौता हुए आपको और नहीं हम लगता सियासत कि में जाए। और भी जो कायद हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो जेलों में जा चुके हैं और उनकी सियासत भी वहाँ से चलती रही है, और उन्होंने फिर शायद नरमी का मुजाहरा किया है या मफाहमत की बात भी की है, और फिर एक दफ़ा फिर से चढ़ाई की बात नज़र नहीं आई उनकी जानिब से। मेरे ख्याल में हर लीडर पार्टी का जा चुका है जेल में, लेकिन इमरान खान की जानिब से ऐसा होता नहीं है। चले ये जो एक्सेस दूसरों को भी नहीं था, ये एक्सेस उन्हें भी हासिल नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की रिपोर्टें अंदर कोई क्या पहुंचा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में अपने एटीट्यूड में चेंज लाने की भी ज़रूरत है, या तो खुद बानी पीटीआई को लाने की ज़रूरत है, या वो लोग जो कम से कम बाहर से उनको खबरें पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि वो लोग जो कि अंदर जाके मिसगाइड करते हैं। देखिए, मेन इशू ये है कि वो जो लोग अंदर जाते हैं ना, और वो जो मिसगाइड करते हैं कि देखिए कि जी लाखों लोगों का जो मजमा खड़ा हुआ है, दैट विल एनीबडी, कोई भी हो, वो ये सोचेगा कि जी अगर 10 लाख आदमी खड़े हैं, तो उनके दिमाग में टर्की है, उनके दिमाग में दूसरे ममालिक हैं। जो कि देखें, देयर इज अ बिग डिफरेंस। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में बहुत फ़र्क है।
तो वो जब माइंडसेट उनको लोग जाके बताते हैं, तो वो भी ये उम्मीद करते हैं कि देखें जी, अब आ जाएंगे 10 लाख लोग, 15 लाख लोग अगर आ जाएंगे तो ये पूरा चीज कोलैप्स होगा। देखें, जहां जहां इनकलाब आया है उसके पीछे आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि फौज मौजूद थी। चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे आप इजिप्ट की बात कर लें, चाहे आप टर्की की बात कर लें, देखें हमेशा फौज पीछे थी। ये नहीं हो सकता कभी। आज तक कौन सा मुल्क है जो मुझे बताया कि बगैर बिना फौज के बैकिंग के वो आके वो कहेंगे कि जी फौज के साथ हम लड़ेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मुझे तो कोई तवारीख याद बिल्कुल नहीं आ अच्छा, रही। मैं आपने क्योंकि ये एक इशू रेस किया तो इसी से मिलता जुलता सवाल है। मे बी वो जो लोग अंदर जाके बताते हैं और उसको अंदर से मान के लिया जाता है कि 10 लाख लोग खड़े हैं ऑल, वो शायद केपी की तरफ इशारा करते होंगे। केपी हमने इससे पहले भी देखा मौलवी साहब कि उसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के और वहाँ से लोग ला के तो उस पे बैंक किया जाता है कि भाई इन केपी हमारा जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ से लोग आएंगे, वो एहतजाज करेंगे इन ऑल। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है महमूद मौलवी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं और उससे हटके भी चीज़ें हैं, इस वक्त वो सियासी तौर पे उस यूनिट को इस्तेमाल करने का जवाज़ बनता भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की। सो डू यू थिंक कि वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा बैंक किया जा रहा है केपी पे और ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि वो ऑलरेडी वॉर टॉन भी है और वहाँ पे सिचुएशन इतनी बेहतर भी नहीं है? देखिए, मैं कहूँगा कि केपी इस वक्त बड़ा सेंसिटिव एरिया है और इसके पीछे दुश्मनों की जो है आंख लगी हुई है। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इश्यूज बढ़े। आप ये देखें ना, जब हम बात करते हैं कि जी इतने लाख लोग हैं, ये है, अभी आप देखें जलसा हुआ, सिर्फ पेशावर के जो आप निकाल रहे हैं फिगर्स जो है, पेशावर में 47 लाख लोग रह रहे हैं। 47 लाख, 4.7 मिलियन। अगर जलसे में आप कहें कि जी 50,000 भी आ गए तो वो 1% होता है, 1%। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जी जो है 90% लोग हैं साथ है। देखिए, लोग वायलेंस में वहां पे भी कारोबारी लोग हैं, वहां पे भी बिजनेसमैन है, वहां पे भी लोगों को रोजगार चाहिए। इनको मेरा तो ये उनको मैं कहूँगा रिक्वेस्ट भी है और है कि देखें वो जो है केपी के ऊपर जो है ध्यान दे कि उसको बेटरमेंट की तरफ करें। देखिए, 11 साल में अगर वो केपी को एक मॉडल प्रोविंस बना देते तो आज थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। राइट। आज देखें, आज आपको मैं बताऊं, हम कराची में बैठ के और पूरे मुल्क में लोग बात करते हैं कि व्हाट मरियम नवाज इज डूइंग। आप मेरा पीएमएल से कोई लेना देना नहीं है, मगर आज मुझे बताएं ना, आप किसी से भी बात करें कि जी मरियम नवाज जो है पंजाब में बड़ा अच्छा कर रही है। आप देखें जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, आप ये देखें सड़कें बन रहे हैं, आप ये क्लीनिंग का जो रिजीम चला है, देखें ना, कचरा का जो है, रोड्स देखें, सीवरेज देखें, देखें गलियों के अंदर काम हो रहे हैं। अगर स्कूल्स के ऊपर देखा जाए केपी में अस्पताल बनाया जाए, केपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूम दिया जाए ताकि लोग केपी में रहें। अगर केपी में रोजगार इतना होगा तो केपी के दूसरे शहरों में नहीं आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपको मुस्तकबिल करीब में भी हम जहमत देते रहेंगे। वेल, एक और मामला, और अब वो मामला जो हमने देखा पिछले दिनों उठा, लाहौर के FPCCI फोरम पर बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे। वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए लाहौर का उन्होंने रुख किया है और यहाँ पे पीपल्स पार्टी चेयरमैन का ये कहना था कि भाई अब वक्त आ गया है कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी सूबों को दिया जाए। ये तो उन्होंने बात की ही, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी सूबों के हवाले से, और उसमें उनका कहना था कि जहाँ पे कंसेंसस है पहले वहाँ सूबे बना लीजिए। जाहिर सी बात है वो पंजाब की बात कर रहे थे और सिंध पे, क्योंकि हमेशा से सूबों के मामले पे हमेशा से एक दीवार खड़ी रहती है। तो इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। नून लीग से सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिर्फ ये कल बिलावल ने गुफ्तगू नहीं की, उससे पहले अलीम खान परसों ये गुफ्तगू फरमा चुके हैं कि जी सिंध और पंजाब हर जगह नए सूबे बनने चाहिए, और उससे 2 दिन पहले मियाँ आमिर महमूद जो है वो भी ये गुफ्तगू, बल्कि वो तो कराची में आके उन्होंने साफियों से गुफ्तगू भी की और उन्होंने एक हैंड आउट भी, एक बुकलेट भी शेयर की कि फेडरेटिंग यूनिट्स क्यों ज़रूरी हैं। नून लीग क्या समझती है कि सूबे बनने का आगाज़ कहाँ से होना चाहिए, और क्या पंजाब में अगर बनते हैं तो सिंध में भी बनना चाहिए, फिर KPP में बनना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिल्कुल जी, सूबे बनने चाहिए और उसमें तो फिर ज़्यादा कर्ज-कर्ज़ी में बेहतरी आती है लोगों की। कहते हैं कि वो अवाम की बेहतरी के लिए होता है, सूबे जो बन जाएँ तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। सिंध में बने, पंजाब में बने, केपीके में बने, जब असेंबली में एक रेज़ोल्यूशन आता है, बिल पास होता है, अपोज़िशन हुकूमत इकट्ठी बैठे उनकी कई चीज़ें जो होती हैं जब हुकूमत और अपोज़िशन बैठती है, तो सूबे बनने में तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमें अपोज़िशन मिली है, वो तो बैठते ही कहीं नहीं। वो सिर्फ़ एकदम नारे लगा के तो गायब हो जाते हैं। 2 साल से तो आपने देखा कि अपोज़िशन पाकिस्तान की कैसी है कि वो किसी जगह भी ख़ासकर पीटीआई या कोई भी हो तो इस पे बैठते ही नहीं, बैठे तो सूबे बनने चाहिए, इसमें कोई इतराज़ नहीं। अच्छा नासिर साहब, मुझे ऐसा महसूस हुआ बिलावल भुट्टो की बात से कि रिफ्ट जो है ऑपोजिशन से नहीं आ रहा, आपके इत्तेहादियों से ही आ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब और ख़ुद यहाँ पर वज़ीर आला सिंध साहब भी ये बात कर चुके हैं कि जी सिंध में सूबों की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कल बिलावल भुट्टो साहब ने ठीक कहा कि थोड़ी सी उन्होंने स्पेस ली है और उनका ये कहना है कि ठीक है सूबे बनने चाहिए तो पहले पंजाब से शुरू करें। तो सवाल एक्चुअली ये है कि अगर सूबे बनने तक की नौबत आई तो क्या पंजाब इनिशिएट करेगा, कहेगा कि ठीक है जी पहले हमारे सूबे से बना ले आप मजीद सूबे? मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ही इस चीज़ पे मैं बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, सूबे बनने चाहिए। अगर स्पैन पंजाब से होती है, सिंध में आपको पता है एमकेएम वाले और दूसरे अपोज़िशन वाले ये बात कर रहे हैं, तो वहाँ उनके साथ बैठ के वो बात करें। पंजाब में बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं है। अगर सब कंसेंसस से ये चीज़ बनती है तो सूबे बनने चाहिए। नासिर भट्ट साहब, वैसे यू आर अ सीजन पॉलिटिशियन, अब अरसे से पाकिस्तान की सियासत भी देख रहे हो, अरसे से ये सूबों के शोशे भी देख रहे हैं। बाकी दुनिया में ना सूबों को बनाया जाता है ताकि सेंटर से बोझ कम हो सके, ताकि इंतज़ामी उमूर ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकें, ताकि अगर कोई 4 से 4.5 करोड़ का शहर है जो कि कॉस्मोपॉलिटन है, तो उसमें मामला ठीक तरीके से चलाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। हमारे यहाँ सूबों का मसला कैसे देखा जाता है, फला ज़मीन का टुकड़ा मेरी माँ है ये तो नहीं कट सकता, फला ज़मीन का टुकड़ा मेरा बाप है मैं तो उसके सीने पे जो है वो आरा नहीं चलने दूंगा। हम इस मामले को लेके जज्बातियत से कब तक सोचते रहेंगे, हम इस मामले को लेके अकल से कब सोचेंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि काला बाग डैम भी बन जाता अगर सब सियासी जमातें इत्तेफाक करती और एक दूसरे के साथ बात करते, सारे सूबे मिल के अगर काला बाग डैम बन जाता तो वो भी कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन उसके लिए सबका कंसेंसस होना जरूरी है। लेकिन सूबे होंगे तो अगर सूबे पंजाब में सूबे और बनते हैं तो इसमें मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं, बल्कि उससे तो फिर लोगों की कहते हैं कि वो बेहतरी आती है। एक जैसे मैं समझता हूँ कि 4 सूबे हैं ना, तो हर सूबे के वज़ीर आला को कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने सूबे में बेहतरी करूँ और अवाम मेरे लिए खुश हो और मैं बताऊँ। तो अगर एक सूबा पंजाब में और सूबा बनता है तो ज़रूर बने, कि सिंध में बनते हैं तो ज़रूर बने। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतरा हाँ, सियासत करना एक और चीज़ है, लेकिन मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर कोई बेहतरी के लिए कोई काम हो तो उसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। जब हम ऑलरेडी इस वक्त एनएफसी अवार्ड की बात करते हैं और टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं और सूबा कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसमें से कितना हिस्सा उसे मिलता है, और ख़ास करके हम सूबा सिंध की बात करते हैं और फिर उसमें एक बड़े शहर कराची की बात करते हैं, उसमें से वो कितना फ्लरिश कर पाया है, कितना ग्रो कर पाया है, तो एक दिमाग में बात ज़रूर आती है कि सूबे मज़ीद तो बन जाएंगे, लेकिन वो क्या वाकई ही वो फ्लरिशमेंट वो लेकर आ सकेंगे, बेटरमेंट इन इलाकों में जिसकी हम एक्सपेक्टेशन करें एट दैट टाइम जब इस वक्त विफाक चाहता है कि उसका हिस्सा एनएफसी में बढ़ा दिया जाए? देखिए, एनएफसी का बात तो 18वीं तरमीम में हुआ था कि मैं एक बात बता दूं कि ये सियासत करना और चीज होती है, लेकिन अगर कोई बेहतरी के लिए मैं नहीं समझता कि ये सब सियासी जितनी जमातें हैं वो ऑब्वियसली अपने सूबों की आवाम की बेहतरी के लिए करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जैसे नहरों का मसला आया था, तो उसमें तो इत्तेफाक अतादी हो गया था जितनी सियासी जमातें। फिर सिंध में एक चीज ऐसी उठी जिसके बाद आपको पता है पीपल्स पार्टी जी को फिर अपनी चीजें उनके अपने साथियों के साथ तो हम तो बिल्कुल तैयार थे कि सिंध में जो भी कुछ अगर कोई नहरों के मसले में बात हुई थी तो वो इत्तेफाक से हुई थी। तो उस बाद में चीजें कोई ऐसी हो जाती है तो हर सियासी जमात जो होती है फिर वो अपना नैरेटिव शो करने के लिए एक चीज सियासत जरूर होती है, लेकिन मेरा ये यकीन है
कि जिसमें अवाम की सूबे की बेहतरी हो, उसके लिए अगर सियासी जमात को थोड़ा सा इसमें ये तिल इधर करना पड़ता है कि भाई ये इसमें कोई मेरी वोटर कम ना हो जाए, तो उसको वो नहीं सोचना चाहिए। वो सोचना चाहिए जिस सूबे में वो है, जिस सूबे में उसकी हुकूमत है, उसके अवाम की बेहतरी के लिए अगर कोई अच्छी राइट। चीज आ रही है तो उसको वो जरूर अपनाए। अच्छा अवध साहब, मुझे एक बात और बताइएगा कि आप सही समझते हैं कि ये सिर्फ शोषा छोड़ा जाता है, या फिर गवर्नमेंट इस बार बहुत ही संजीदा है, जैसे कि आमिर महमूद हो गए या अलीम खान हो गए? और दूसरा, टैक्स कलेक्शन महसूलात के हवाले से भी बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू फरमाई। उनका कहना था भाई सूबों को अब ये चीज़ जो है ना दे, सबसे मेरे ख्याल से इस NFC का जो इनॉग्रल सेशन हुआ था, सबसे पहला फड्डा उसमें यही हुआ था कि जब वज़ीर आला सिंध ने भी कहा कि जी टैक्स के महसूलात जो है वो सूबों को दिया जाए, तो फेडरल ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो ये भी एक इशू है। देखें, मैं बताऊं, सियासतदान सियासी जमात करते हैं। मैं नहीं समझता कि जब इस तरह की कोई बेहतरी की चीज हो, तो मैं ये समझता हूँ कि हम सियासी जमातें जितनी हुकूमत में हैं, इत्तेहादी हैं, हम एक दूसरे की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब बात आ जाए ना कि सूबे की, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो मेरा ख्याल है कि जो हम सदर देखें, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से हैं, और चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी से है। तो हम जो इत्तेहादी हैं, हम कोई भी काम करेंगे मिलकर करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बात हम अंदर बैठ के करते हैं, वो बाहर अवाम में भी हमें वही बात करनी चाहिए जो हम इत्तेहादी मिल के करते हैं। तो ये थोड़ा सा चीजें होती हैं। अब ये चीज इतनी आगे चली गई कि अब मेरा ख्याल है कि हम सारे मिल के जो इत्तेहादी हैं, बल्कि मैं तो खुश होता हूँ कि अपोजिशन भी हमारे साथ बैठे। जो मुल्क की बेहतरी, सूबों की बेहतरी, अगर इसमें आवाम की बेहतरी, इसमें अगर एक सूबे में और सूबे बने, तो उसमें कोई इतराज नहीं, सब इकट्ठे बैठ जाए और फैसला हो जाए। मेरा नहीं ख्याल में कोई इतराज करेगा इसमें। राइट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि सूबे बने, ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है कि इस वक्त विफाक के पास कितनी पावर है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड इकोनॉमिक सूरत हाल, और जो दीगर सूबे हैं उनके पास कितनी पावर है इकोनॉमिक सूरत हाल के हवाले से। इसको तय किए बगैर शायद सूबों की बातचीत की तरफ मजीद नहीं जाया जा सकता, क्योंकि बाद में फिर जब पार्टीशंस होगी या सूबों में से सूबे मजीद निकलेंगे, तो हर कोई ये कहेगा कि जी मेरा एरिया तो इतना टैक्स कलेक्शन करता है, मुझे इतना क्यों मिल रहा है। मैं यही बात करने लगा था कि 18वीं तरमीम में जो NFC अवार्ड सूबों को जो इख्तियारात दिए थे, उसमें मुझे ये यकीन है कि कमी तो नहीं आएगी, लेकिन उसमें इजाफा जरूर हो सकता है। लेकिन कोई भी चीजें, सियासी बड़ी जमातें सारी जो है, माशाल्लाह हम एक इत्तेहादी हैं, हमारी हुकूमत है, हम सियासत तो चले होती रहती है, लेकिन जब सूबे की बात आती है पाकिस्तान की, तो मैं आज ये भी कहूँगा कि जो हमारी अपोजिशन जमात है, उसको भी चाहिए कि अगर उनकी भी कुछ चीजें हैं, वो शामिल हो, हमारे साथ बैठे और पाकिस्तान की बेहतरी, सूबों की बेहतरी और टैक्स कलेक्शन की आपने बात की, चले वो आपस में बैठ के जब गुजरे खजाना सारे चारों सूबों के बैठ के बात करेंगे, हर चीज का हल होता है, हर चीज का हल होता है। इस पे एक चीज का यकीन कर लें कि जब टेबल पे बैठ के सियासी जमातें, चाहे अजमेर इख्तलाफ है या हुकूमत है, बैठ के बात करें तो वो हल हो जाती है। कोई ऐसा मसला नहीं होता जो हल ना हो। हाँ, जो जमात ना बैठे, अपोजिशन आपके साथ ना बैठे, तो उसमें मसाइल होते हैं। हम आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे अगर हुकूमत रेडी होती है अपोजिशन से बात करने के लिए, तो अपोजिशन तैयार हो जाए, अपनी बात करे, अवाम को बताए कि हम साथ बैठ के ये बात करना चाहते हैं। हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाए तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन अब कोशिश करते हैं हुकूमत कि अपोजिशन हमारे साथ बैठे, वो बातें आपके सामने हैं कि क्या सामने हालात है कि अपोजिशन की चाहती नहीं कि हुकूमत के साथ बैठ के बेहतरी के लिए बात करें। बिल्कुल ठीक। आखिर में सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। आपके हल्कों से राब्ते भी हैं, इदारों से राब्ते भी हैं, खुद भी सीजन पॉलिटिशियन है, सूबे 2026 में बनेंगे या नहीं, हाँ या ना? मैं कहता हूं कि अगर जरूर बनेंगे, अगर अपोजिशन बैठ के अपने मसाइल बताए, हुकूमत अपने मसाइल बताए, दोनों राजी हो जाएंगे, सूबे बनाने में कंसेंसस हो जाएगा, लेकिन बैठेंगे तो बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब। आपको दोबारा भी हम तकमील में ज़हमत देंगे। तो चलिए, अब सूबे बनेंगे या नहीं ये तो एक सवाल है, लेकिन ब्रेक लेना ज़रूरी हो गया। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात को इंतहाई खुशआइंद करार दिया गया है। ये मुलाकात सिर्फ रस्मी सतह की नहीं बल्कि दोनों ममालिक ने तिजारती, तालीमी, सेहत और तरबियती शोबों में अमली ताउन के मुआहदे भी किए हैं। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा ताकि तयशुदा अहदाफ जल्द और खुश दिली से हासिल किए जाएँ। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को मौजूदा जो तिजारत है उसे 4.5 अरब डॉलर्स है, लेकिन इसमें ज़्यादातर पाम ऑयल की दरामद शामिल है और बिलाशुबा ये बात खुश आइंद है कि दोनों ममालिक ने ज़राई और IT बरामदात के ज़रिए तिजारती तवाज़ुन को मज़ीद बेहतर करने पर आमादगी का इजहार किया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर उस्मान वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो कैसे देखते हैं इस दौरे को? पहले ज़रा हम इसको देख लें ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स। हमारी जितनी तिजारत है, जितना हजम है, उसमें बड़ा मार्जिन है। व्हाट डू यू थिंक कि हम कितना आगे जा सकते हैं विद अ कंट्री लाइक इंडोनेशिया? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने हमेशा जो है ओवर रिलाई किया वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान तरक्की और ताउन के मुतबादल जो मंजिलें और जो आप कह लें इम्कानात हैं उन्हें एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब पिछले दिनों जिस तरह से किर्गिस्तान के यहाँ के ऊपर अपना हमने देखा कि लीडरशिप आई हुई थी, इसी तरीके से सेंट्रल एशियन मार्केट के डायनामिक्स को पाकिस्तान अब समझने की जो है कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी मईशत है ये सेंट्रल एशिया की इंडोनेशिया, दुनिया का 16वां बड़ा माशी एतबार से ग्रोइंग करती अपना कंट्री है। उसके अलावा उनकी जो ग्रोथ है वो 2025 में तकरीबन 5% से ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो मेरे ख्याल में बड़ा पोटेंशियल है अपग्रेड करने के हवाले से। अभी आपने जो बात की 4.5 बिलियन की है, ये 2012 के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बाद की सूरत हाल है। तब तक हमारी 1 अरब डॉलर के आसपास थी। मेरे ख्याल में इसमें ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ 60 करोड़ डॉलर का वहाँ के ऊपर जो है जो एक्सपोर्ट करता है और उसके अंदर भी बड़ा चंक जो है वो हमारे वीट का और हमारे फल का है। IT इंडस्ट्री की जैसे आपने बात की, 3rd बिगेस्ट पाकिस्तान कंट्री है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग वर्कफोर्स है और उसके एक डिजिटल इनोवेशन का हब है पाकिस्तान। 20,000 हमारे पास कंपनी है, हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की वाइब्रेंट इंडस्ट्री है जिसको बाहर से मुआहदे चाहिए और उसके लिए मुझे लगता है सनत और सार्फिन जो है वो वहाँ के ऊपर हैं क्योंकि दुनिया के ये दोनों बड़े मुस्लिम अक्सरियती मुल्क तो हैं ही है। 4th और 5th लार्जेस्ट जो है वो आबादी के तनासुब से जो है ये मुल्क आते हैं, निस्फ अरब लोगों को ये हाउस करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ट्रू मीनिंग के अंदर अपनी भरपूर सलाहियत बुरोकार लाने के लिए जो इकदाम करने चाहिए, मेरे ख्याल में उस समत जो है गवर्नमेंट बढ़ रही है। उसकी बड़ी वजह तिब की अभी बात हुई कि वहाँ पे हेल्थ सेक्टर के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपने डॉक्टर भेजेगा, डेंटिस्ट भेजेगा, उस शोबे में ताउन करेगा। दूसरा, पाकिस्तान ने HEC ने जिस तरीके से स्कॉलरशिप के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुआहदा किया, उनकी हायर एजुकेशन की जो अपना टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसमें मुझे लगता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को उस तरफ देखने की भी ज़रूरत है। कैसे वक्त में जब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का जो इमिग्रेशन लैंडस्केप इतना फेवरेबल नहीं है तो हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि स्कॉलरशिप पे इन एरियाज की तरफ भी देखें। क्योंकि उसमें पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ये भी वराइद साहब मद्देनजर रखना होगा कि जो वायलेशंस है वो ना हो, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट ज़रूर होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करते हैं। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान की कौन सी मार्केट्स है जो कि अनटैप्ड है, वेयर वी वुड लाइक इंडोनेशिया टू वर्क विद अस? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है क्योंकि दोनों मुल्क जो है हाईली इंडस्ट्रियलाइज जोन नहीं है, इसलिए उस सेक्टर के अंदर जो है बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसी हवाले से हमने कल MOU भी उनके साथ साइन किया है क्योंकि वहाँ के ऊपर जो है लोग हैं, अपना अवाम है, वो चाहती है कि उसको पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह मैंने बात की, हलाल गोश्त की मार्केट है बहुत बड़ी है, उसके ऊपर भी मुआहदा हुआ। हम चाहते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी उस मार्केट को जो है ट्रू सेंस के अंदर एग्जॉस्ट करें। दूसरा, पाकिस्तान ने जो उनके साथ मामलात किए हैं उसमें तालीम, सेहत, SME इंडस्ट्री जो है, फिर मंशियात को कंट्रोल करने के हवाले से। लेकिन मेरे ख्याल में जो सिग्निफिकेंट चीज़ होती है कि पाकिस्तानियों की परसेप्शन उस हवाले से क्या है। सियाहत बहुत बड़ा शुबा है वहाँ के ऊपर है, जितनी तनव्वु है कुदरती एतबार से वहाँ के ऊपर है, उनका ढांचा हमसे ज़्यादा मजबूत है, डायरेक्ट फ्लाइट चलाई जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम करने चाहिए, सकाफती तबादले करने चाहिए। यहाँ पे एरिया स्टडी सेंटर सेंट्रल एशिया के तो कायम है लेकिन इनके साउथ ईस्ट एशिया के नहीं है। उस पर काम करने की अच्छा ज़रूरत है कि वहाँ की तहजीब,
कल्चर, अदब, वहाँ का जो है लिटरेचर, उसके तर्जमे हो पाकिस्तान के अंदर। पिछले महीने अभी इस्लामाबाद के अंदर जो नेशनल हमारी लाइब्रेरी है, उसमें कॉर्नर तो बना दिया गया इंडोनेशियन का कॉर्नर, लेकिन उस तरीके से हम एक्सपोज नहीं है उस एरिया की तरफ है। तो मेरे ख्याल में टूरिज्म एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है और सस्ता है बहुत ज़्यादा। पूरा यूरोप वेस्ट जो है वो बाली, इंडोनेशिया के जजीरों की तरफ आता है। तो मेरे ख्याल में उस तरफ भी हमें बड़ा पोटेंशियल जो है एट द देखने सेम की टाइम हमें जरूरत कुछ है। टूरिज्म अपने पाकिस्तान में भी लाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। उस्मान उसके साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। राइट उस्मान साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। साहिली तहफ़्फ़ुज़ की समत एक और ठोस कदम उठाया है हमने। बहुत ज़रूरी है इस मामले पे बात करना, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग अब जो पूरी दुनिया बात करती है वो ये करती है कि हम कैसे अपनी कोस्ट लाइन को महफूज कर सकते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बैराकूडा मशकों का आगाज़ किया है। एक ऐसा बैनुल अक़वामी या कौमी मिशन जो सिर्फ समंदर को पार करने की मशक नहीं, बल्कि तेल के रसाव, समंदरी माहौलियाती बहरान, सर्च एंड रेस्क्यू और मैरीटाइम एमरजेंसीज से निपटने की मुकम्मल तैयारी करता है। इस मश्क के ज़रिए कोऑर्डिनेशन और बाहमी रद्द-ए-अमल को फ़रोग मिलेगा, ताकि किसी भी समंदरी हादसे की सूरत में पाकिस्तान और शराकतदार ममालिक बर वक्त और मौसर तरीके से काम कर सके। तो बैराकूडा 2025 की जो मशकें हैं, इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान अपनी साहिली हदूद और बहरी तिजारत की हिफाजत के लिए संजीदा है और बैनुल-अक़वामी शराकतों की बदौलत समंदर से वाबस्ता माहौल और तहफ़्फ़ुज़ का नया बाब लिखना चाहता है। जैसे कि हमने बताया, तेल के रसाव, साहिली आलूदगी, समंदरी हादसात और बहरी तहफ़्फ़ुज़, ये मशक बताती है कि पाकिस्तान अपने पानियों को सिर्फ रास्ता नहीं समझता, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर देखता है। और आज इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को रिप्रेजेंट करते हुए कमोडोर सैयद नौमान अली साहब। कमोडोर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन आवर शो। सर, थोड़ा बताइए इन मशकों के हवाले से, क्या है ये मशकें, क्या मकासद हैं इसको कराने के? जी, सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक्सरसाइज बैराकूडा पाकिस्तान की नेशनल लेवल की ऑयल स्पिल रिस्पांस एंड सर्च एंड रेस्क्यू की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान नेवी की मदद से इस एक्सरसाइज को लीड करती है, और इसमें तमाम नेशनल स्टेक होल्डर, जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तमाम मैरीटाइम से रिलेटेड जो सेगमेंट्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। इस एक्सरसाइज के बुनियादी मकासद मैं कहूँगा कि 3। सबसे पहले कि हम अपनी ऑयल स्पिल का जो एमरजेंसीज़ है और भी मैरीटाइम एमरजेंसीज़, उसकी तैयारी, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है रिस्पांस की, उसको हम एक्सरसाइज करते हैं, रिहर्स करते हैं, उसको मज़ीद बेहतर बना दें। दूसरा, हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कि इसमें हम नए कौन से तरीक़ेकार है, कौन से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। और थर्ड जो है वो अपनी इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन, उसके लिए हम ये काम करते हैं। तो जो इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन है इस साल भी रहेगी, इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, क्या टारगेट्स होते हैं जो इससे अचीव किए जा सकते हैं? जैसे मैरीटाइम सेक्टर, मैरीटाइम डोमेन एक बहुत वसी एवेन्यू है। इसमें जैसे आप समझते हैं कि पोर्ट्स हैं, शिपिंग है, इसमें फिशरीज़ है, इसमें टूरिज़्म है, ये तमाम लोगों का ताल्लुक़ समंदर से जुड़ा हुआ है। अब ये ऑयल स्पिल जब होता है तो इसमें तमाम सेक्टर्स के अपने कुछ काम है, कुछ रिस्पॉन्सेज हैं, और ये तमाम सेक्टर अफेक्ट करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, ताकि हमारी एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी हो इस मेनेस से डील करने के लिए। एब्सोल्युटली। जब हम बात करते हैं तेल के रसाव की, तो ये समंदरी जो हयातियात है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक चीज़ है। कितने दिन तक ये एक्सरसाइज जो है इसका दौरानिया कितना है, और कौन कौन से ममालिक इसमें शरीक हैं? जी, जब बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें जो ऑयल स्पिल है ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया होता है। इसमें क्योंकि इससे जुड़े तमाम हमारी शिपिंग है, इस हमारे जो समंदरी हदूद है वो एक नॉर्थ अरेबियन सी की एक बहुत बिजी शिपिंग लेन है। हर साल लाखों शिप्स जो है, ऑयल टैंकर्स इस एरिया से गुज़रते हैं। अगर कोई भी इस किस्म का हादसा होता है तो इस पे माहौल, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत असर होगा। इससे हमारी तमाम फिशरीज़, मरीन लाइफ, उसको बहुत असर होगा। हमारे पोर्ट ऑपरेशंस इससे अफेक्ट हो सकते हैं। आपको पता है कि हमारा इन्हिसार इंपोर्ट्स का समंदर के ज़रिए,
तो ये तमाम सेक्टर्स जो है इससे बहुत अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो इसमें जैसे इस साल ये 9 से 11 दिसंबर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 16 ममालिक और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मंदोबीन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 40 के करीब जो है वो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वर्स वो हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, और इसके अलावा नेशनल लेवल पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस एक्सरसाइज को विटनेस कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राइट एक तो जब हम अपनी समुद्री हयात को और अपने समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर वी एबल टू सेंड आउट अक्रॉस रीजन के लिए? हम कितना किरदार अदा कर पा रहे हैं बाकी ममालिक को अपने साथ शामिल करके, अपने समंदर का ख्याल रख के, एंड पाकिस्तान के टूरिज़्म को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? जी, आई थिंक ये एक्सरसाइज रिफ्लेक्ट करती है कि ना सिर्फ जो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी PN इंटरनेशनल सतह पे भी ना सिर्फ हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम देख रहे हैं बल्कि इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप जो है उसके ऊपर हमारी कमिटमेंट है। हम जो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ब्लू इकॉनमी जो कि है उसमें ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल सतह पे जब आप देख रहे हैं कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आ रहे हैं, तो ये एक हमारे ऊपर एतमाद का इजहार है कि वो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, और हम इसको इंशाअल्लाह मज़ीद मजबूत तर बनाने का अज़म रखते हैं। नवान साहब, एक तो हमने एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इसका देखा, इसमें आपने एक और चीज़ का तस्करा किया, सर्च एंड रेस्क्यू। इसको ये मशकें कैसे एड्रेस कर रही हैं इस इशू को, और ये कितना अहम मामला है व्हेन इट कम्स टू द मैरीटाइम अफेयर्स? देखिए, इंसानी जान की कीमत जो है वो उसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है। तो जब भी कोई भी मेरीन एमरजेंसी होती है, मैरीटाइम डिज़ास्टर होता है, तो उसमें इंसानी जान हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है जो कि हमें पाकिस्तान को दिया गया है, वो तकरीबन 840 नॉटिकल माइल समंदर में तक जो है वो एक्सपेंड करता है। तो इसमें अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो 24/7 हमारा रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एक्टिव होता है, और हम तमाम एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और इसमें हम अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं। तो जिसी तरह आपने कहा कि ऑयल स्पिल किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से भी होता है, कोई हादसे की वजह से, तो हमारी एक कोशिश होती है कि इसके साथ इंटीग्रेट करें सर्च एंड रेस्क्यू, क्योंकि ये साइड बाय साइड एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ब्लू इकॉनमी का जिक्र किया, अब थोड़ा सा हमने उसे कॉम्पैक्ट डिस्कशन किया इसका, ज़रा इसको वाइडर होराइजन में देखें। पाकिस्तान के लिए ब्लू इकॉनमी कितनी अच्छी हो सकती है, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, एंड हम उसे कितना बेहतर कर सकते हैं? आई थिंक पाकिस्तान के मरीन रिसोर्सेज इमेंस है। आई थिंक हमारा पोटेंशियल जो है सी का, इससे इकोनॉमिक डिविडेंड्स हासिल करने का, वो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक कि इस वक्त गवर्नमेंट की भी जितनी जो पॉलिसीज़ है, अगर आप उनको देखें तो वो यही इसी रिसोर्स को टैप करने के लिए वो दे आर फोकस्ड। तो इसमें ब्लू इकॉनमी के लिए ज़रूरी है कि हम अपने समंदर का तहफ़्फ़ुज़ करें। तमाम माहौलियात को, जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी हम इससे मैक्सिमम बेनिफिट एक्रू नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि दिस इज़ एन एफर्ट टू दैट एंड एज वेल। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉमरेड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइजेज जो हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलें और जो उसका मकसद है वो पूरी तरीके से पूरा हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके जनाब, अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। दुनिया बोल है देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चले, सिंध हुकूमत ने एक नया इकदाम उठाया है, और वो इकदाम क्या है? वो ये कि साइबर क्राइम यूनिट बनाने की तैयारी की जा रही है, और बज़ाहिर मकसद ऑनलाइन हिरासानी या फ्रॉड और डिजिटल जो जराइम हैं उनसे निपटना है। लेकिन सवाल पैदा ये हो रहा है कि जब वफाकी सतह पर NCCIA पहले से मौजूद है, तो फिर सूबे को एक अलग साइबर फोर्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अच्छा, कहने वाले तो अब ये भी कह रहे हैं कि ये महज सिक्योरिटी नहीं बल्कि शायद कोई कंट्रोल का मामला है, जैसे कि हालिया वाक़या जिसमें बच्चे की जो लाश गटर से मिली उससे सोशल मीडिया पे एक रद्दमल पैदा किया, हुकूमत पर दबाव आया और उसके बाद ये मंसूबा अचानक तेज़ी से आगे बढ़ा। तो इस सब पे सूरत हाल जो है वो क्या वाकई ये बात है, या फिर अगर ये बात नहीं है तो फिर ये यूनिट जो है वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसका एम्बिट क्या होगा, दायरा अख्तियार में क्या क्या होगा? तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्योंकि असिस्टेंट टू वज़ीर आला हैं ऑन आईटी के मामलात भी, तो नन बेटर पर्सन देन यू टू टॉक ऑन दिस। क्या कोई प्रेशर टैक्टिक होने जा रही है या फिर इसके क्या मकासद हैं? देखिए, नहीं, प्रेशर टैक्टिक क्या होगी इसमें? आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए एक चीज़ की जा रही है। अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछूं, जो जी। बहुत कॉमनली एक चीज़ हो रही है, मैं आपको कोई लिंक भेजूं एज अ हैकर और आपका व्हाट्सएप हैक करके सारी आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएं, या आपको मैं कोई लिंक भेजूं जिसकी वजह से सारी बैंक डिटेल्स आपकी आ जाएं और मैं आपके अकाउंट खाली कर दूं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्स या एक्शन? रिपोर्ट आप थोड़ा पैनिक कर जाएंगे, यू वोंट नो व्हाट टू डू। आप पुलिस स्टेशन या क्राइम नेशनल उसको करेंगे। और यहाँ सिंस आईटी मिनिस्टर इस सूबे का मैं हूँ, तो आई एम प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि जब इंसान पैनिक करता है तो वो हर एवेन्यू को एक्सप्लोर करता है। तो मेरे पास भी बड़े लोगों की कॉल आती है कि जी NCCI को हमने इस्लामाबाद की जो है वहाँ लिखा, जवाब नहीं आया। और जाहिर सी बात है, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा। बैकलॉग इतने केसेस का होता है, फ्रॉम हरासमेंट, या किसी ने कोई गलत पोस्ट किसी के बारे में कर दी, या कोई हैक हो गया। तो इन चीज़ों को देखने के लिए वी नीड मोर रिसोर्सेज के ऑर्गेनाइज तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस करें। ऑलराइट, अली साहब ये बताइएगा कि क्या यानी सिंध का इदारा विफाकी इदारे के साथ इन कोऑर्डिनेशन भी रहेगा अक्रॉस, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप में लोगों के साथ ब्लफ हो जाता है, ई कॉमर्स में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ब्लफ हो जाता है, सो ऑन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये कि सिंध में ये इदारा जब होगा साइबर क्राइम के लिए, तो फिर उसको क्या क्या आपके पास इसके नीचे कौन कौन सी फील्ड्स आ रही होंगी, क्या क्या चीज़ें आप खोल सकते हैं लोगों की आसानी के लिए? देखिए, लोगों के साथ ई कॉमर्स में कोई फ्रॉड हो जाए या कोई कंप्लेंट हो, किसी की खवातीन की हरासमेंट होती है, अक्सर वो दे नॉट कंफर्टेबल इन टू पुलिस स्टेशन या कंप्लेन करवाने, मतलब कि वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट ही नहीं होती ना, वो कंप्लेन करती हैं। वो अपनी घर की बैठ के अपने घर से आराम से उनके लिए एक आसानी हमने पैदा की कि जो भी चीज़ें हैं वो हम तक पहुँचें और उस पर फिर हम एक्शन ले सकें, एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन साइबर क्राइम या। And how is it more feasible than a person sitting in Sindh contacting the federal idara rather than the Sindh idara? देखिए, मैं आपको अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनका ये एक्सपीरियंस रह चुका है कि वो पहले तो अवेयरनेस नहीं है, लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि NCCI एक इदारा है और वहाँ हम कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर कंप्लेन कर सकते हैं तो उसमें क्या होता है। तो सिमिलरली रिसोर्सेज का मसला है ना, अगर फेडरल वफाक अपनी रिसोर्सेज लगा रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए, तो वी फील कि सूबों को भी अपनी रिसोर्सेज डिप्लॉय करनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे सके। 90% केसेस ऐसे हैं जो लोग कंप्लेन करते हैं या उनको तरीक़ेकार नहीं पता है, जाके वो कंप्लेन रजिस्टर तो कर देते हैं मगर उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये आप अपना एक सर्वे भी कर लेगा, ये मैंने बड़ी इस पे रिसर्च की है। तो वी जस्ट वांट कि ऐसा कोई इदारा हर सूबे की सतह पे हो। अब हर सूबे की तो मैं बात नहीं कर सकता, मगर जो हमारे हाथ में चीज़ें सिंध गवर्नमेंट के, सो व्हाट वी वांटेड टू डू फॉर द पीपल ऑफ सिंध कि रिलीफ उनको देने के लिए। और देखिए, इसको आपने शुरू में थोड़ा एक बात की कि जी ये कंट्रोल होगा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिकॉज मैं एग्जैक्टली अली साहब मैं उसी पे आ रहा था। अब मुखालिफिन तो इसका क्या जवाब देंगे कि जो ये कह रहे हैं कि इट इज़ नथिंग बट अ टैक्टिक, के जो एक पूरी सोशल मीडिया पे चीज़ें हुई गटर वाले मामले पे, इससे पहले भी लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा सहारा लेते हैं और उस पर वो अपनी वॉइस रेस करते हैं। सो इज़ इट वन टूल ऑफ कि आवाज़ दबाने के लिए, या फिर क्या? देखिए, पीपल्स पार्टी कभी ऐसे टूल इस्तेमाल करती नहीं है, और ये आपके सामने, हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और आज़ादी राय का हर किसी को हक होता है, और ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गया मेयर के साथ। सोशल मीडिया के अलावा जनरली भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोगों ने आके की, वो तो ऑनलाइन तो छोड़ दें, जो अगर किसी ने कुछ किया होगा तो फिजिकली लोग आके कर रहे थे बातें। अगर हमें कुछ करना होता तो हमारे पास और बहुत सारे टूल्स हैं, प्रेशराइज करने के, उठा के बंद करने के, फेक केसेस करने के, मगर आज तक हमने नहीं किए। तो सिमिलरली इसमें भी जो ऑनलाइन या साइबर सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ एक कंप्लेनेंट आएगा, वो अपने साथ क्या हुआ है मसला वो बताएगा, और उस पर फिर सुनवाई होगी और लीगल जो कानून के तहत उस पर हम लीगल एक्शन लेंगे।
इसमें कंट्रोल या कोई चीज तो आती नहीं है और उसका ना कोई डोमेन है इसमें। प्रोबेबली अगर कोई फियर इसलिए भी है कि पीपल्स पार्टी से जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बिकॉज पीपल्स पार्टी कह लें कि एक सपोर्टर रही है उन लोगों के लिए जो कि अपने मन की बात या अपने दिल की बात साफ तर्ज में सामने लेकर आना चाहते हैं। तो शायद ये एक सॉर्ट ऑफ होप भी रहती है पीपल्स पार्टी के लिए। इसी वजह से एक फियर भी पैदा हो जाता है। और फिर इसकी टाइमिंग्स जो है ना अली साहब, वो शायद लोगों को ज़्यादा कहते कान खड़े कर रही है। वो ये कि अभी ये सारा मामला हुआ है, बच्चे का गटर में गिरना, उसके बाद एक दो और वाक़यात होना। सो क्या ये फियर किसी तरीके से पीपल्स पार्टी ख़त्म कर देगी जब ये इदारा आ जाएगा और वो काम करने लगेगी और वो लोगों की भलाई के लिए होगा? देखें, बिल्कुल, मैं ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की बात हो रही है ना, हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड, लोगों को हरासमेंट और बाकी साइबर क्राइम, लोगों के सिस्टम हैक होना, उनको फाइनेंशियल लॉस होना, उनकी फेक प्रोफाइल्स बनना। हम उस तरफ डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। अब एक और पर्सपेक्टिव, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता, आप कह रहे हैं कि लोग वो उस तरफ उस चीज़ों, मगर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर हमें करना होता, मौजूदा कानून मौजूद है, टीका एक्ट भी मौजूद है, बाकी सब चीज, हमें ये खास तौर से ये साइबर क्राइम यूनिट बना के किसी के खिलाफ अगर हमें नाजायज किसी को तकलीफ पहुंचानी होती तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत टूल्स मौजूद हैं। मगर क्या एक भी, ये पूरा मेयर वाला इंसिडेंट हुआ, माजी में भी पीपल्स पार्टी की बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है। आप एक वाकया बता दें जहाँ पीपल्स पार्टी ने फोर्स या ब्रूटल फोर्स का यूज किया हो, या कहीं किसी को जाली केसेस किसी पे बनाए हों, या किसी को उठा के बंद कर दिया हो, या किसी को उठा के लेके, सीटीडी हमारे अंडर आती है, सिंध पुलिस हमारे अंडर आती है, बाकी इदारे हमारे अंडर आते हैं। अगर आज तक वहां कोई मिस यूज नहीं हुई तो ये तो फिर भी एक छोटा सा साइबर क्राइम यूनिट है जो लोगों की ऑनलाइन इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, तो वो क्यों करेगा? तो मैं सोच वहां क्यों जाए किसी की? अच्छा अली भाई, एक चीज़ मुझे ये बता दीजिएगा कि ऑब्वियसली लोग जो इससे पहले फेडरल की तरफ देखते थे, वहाँ पे टाइम स्पैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता था उनके केसेस का। अब ये एक प्रोविंशियल बॉडी आने के बाद जो सबसे लोगों का सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है, इतना लंबा चीज़ खिंच जाती है कि वो कहते हैं यार मट्टी पाओ, छोड़ो, मैं इसको फॉलो अप ही नहीं कर रहा। सो क्या इस चीज़ को आप लोग देख रहे हैं कि वो जो टाइम स्पैन है लोगों का मसला हल होने का, उसको कम किया जाए? क्या कोई टाइम लिमिटेशन है कि अगर कोई मैं आज एक केस फाइल करता हूँ तो मुझे ये श्योरिटी है कि 10 दिन, 15 दिन, महीना, उसमें ये चीज़ हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए, मैं ये इसी पे आ रहा हूँ, मकसद ही ये सारा है। देखिए, मैं अगर आपको एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, वहाँ एक काउंटर अगर चल रहा है तो लंबी लाइन लग जाएगी। आपको जितना एक काउंटर वर्क कर रहा होगा उतनी लंबी लाइन होगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उस मसले को रिजॉल्व होने या आपको क्लियरेंस एयरपोर्ट से जाके गुजरने में। सिमिलरली अगर 5-6 काउंटर्स काम कर रहे होंगे तो लोग डिफरेंट काउंटर्स पे जाएंगे। सिमिलरली अगर सूबे भी सहूलत दे रहे हैं अपनी आवाम को, अपने लोगों को, तो रीएड्रेसल बड़ा आसानी होगा। फेडरल जो ये इदारा है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, ना मैं बात करूंगा, मगर लिमिटेड रिसोर्सेज होती है ना। अब मैं हजारों लाखों की तादाद में केसेस आ जाए मेरे पास, मैं तो सब नहीं कर सकूंगा, मैं तो जवाब भी नहीं दे सकूंगा। और एग्जैक्टली यही हो रहा है कि बड़े लोग अपनी इल्तिजा लेके जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, मगर उनको रिस्पॉन्स तक नहीं आता। फॉरगेट अबाउट कि वो इन्वेस्टिगेशन हो, कोई चीज निकले नहीं निकले, कोई उनको इंसाफ मिले नहीं मिले, उनको जवाब तक नहीं आता, बिकॉज ये अंडरस्टाफ, रिसोर्सेज नहीं है। ये फील्ड का काम ही नहीं है कि वो अकेले ये सब चीजें कर सके। तो हमारा काम है सपोर्ट देना, तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, इंशाल्लाह लोगों की बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड वी रियली होपफुल साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है वो लोगों की आसानी के लिए एक्चुअली ऐसे इकदाम कर सके जो कि उनके ई-कॉमर्स और साइबर फ्रॉड के मामला हैं उसको सॉल्व कर सके। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े सादिया, बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए भी हैं हमारे आगे पीछे कि लोगों के साथ इस तरह की ऑनलाइन चीज़ हुई, ऑनलाइन स्कैम हुआ, एंड देन बजाय इसके कि हम उसको सॉल्व करें, वो बेचारे भागते ही रह गए उसको, और ये सारी चीज़ें हो गई। खैर, इससे पहले कि हम एक ब्रेक पे जाएं, आज हम आपको ये बता दें कि वतन के बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की 54वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का दर्जा पाने वाले वो सिपाही जिन्होंने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन के आगे सीना सपर होकर तारीख बदल दी। ऐसे में फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ ने शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि उनकी बहादुरी
और फर्ज शनासी आज भी मुसल्लह अफवाज के हौसले बुलंद करती है। सवार हुसैन शहीद ने दुश्मन के टैंकों की निशानदेही की और मुतादिद भारतीय टैंक्स तबाह करके महाज पाकिस्तान के उसे हक में बदल दिया। इसी महाज पर वो दुश्मन की फायरिंग का निशाना बने और वतन की मोहब्बत में जान निसार करके हमेशा के लिए अमर हो गए। आज कौम अपने इस बहादुर बेटे समेत तमाम शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश कर रही है। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। और एक अफसोसनाक खबर है आपके साथ शेयर करनी है। दिल भारी भी होता है, लेकिन ऐसी खबरें हैं जो अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर करना चाहते भी हैं। लालच, धोखाधड़ी और शैतानी फितरत ने बचपन की दोस्त के हाथों डॉक्टर की जान ले ली। ये वाक़या पेश आया एबटाबाद में, जहां डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना और रकम अपनी करीबी दोस्त के पास इमानतन रखवाई थी, लेकिन वापसी का मुतालबा करना उनकी जान लेने का बहाना बन गया। डॉक्टर वर्दा को पहले अगवा और बाद अज़ा कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है और डॉक्टर वर्दा की लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस सब पे बात भी हम कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा एबटाबाद सरदार राशिद मौजूद हैं। राशिद, ज़रा बताइए कि तमाम वीडियो भी सामने आई है, क्या कुछ अब तक इस केस में अपडेट हुई है, ज़रा बताइए। बिल्कुल जी, ये जब ये वाक़या पेश आया तकरीबन 4 दिसंबर को दिन 12 बजे ये वाक़या पेश आया, तो उसके बाद जो ही उसके वालिदैन को इत्तला मिली, क्योंकि 2 बजे तक वो नॉर्मल घर पहुंच जाती थी और जब नहीं पहुंची तो उन्होंने फ़ोन नंबर भी बंद था। उन्होंने काफ़ी लोगों से रब्ता किया, अस्पताल इंतज़ामिया से रब्ता किया, तो फिर उन्होंने जाके थाना मीरपुर में रिपोर्ट दी। फिर उसके बाद कैंट थाने में तमाम पुलिस ने तो कार्रवाई जो कर रही थी, उनको पे यही लग रहा था कि कहीं खुद चली गई है किसी फ्रेंड के साथ या कहीं जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह बैठती हैं। तो अब जब वक्त गुजरता गया तो उनकी भी तशवीश बढ़ी और फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और तकरीबन 4 दिन बाद उनकी डेड बॉडी एबटाबाद का सेहती मुकाम है ठंडियानी, जहाँ से बरामद की गई। उसके बाद तो फिर बड़ा एहतजाज शुरू हुआ एबटाबाद शहर में। असल वाक़या ये था कि ये दोस्त थी दोनों, और जब डॉक्टर विरदा जब बैरून मुल्क गई तो अपना जो सोना था वो अपनी दोस्त के पास रख के गई, और जब 3 माह बाद वापस आई तो मुतालबा किया कि मुझे सोना वापस किया जाए, और 67 तोले सोना था। और ये लोग जिससे काम लेती रही, उनकी जो सैलरी थी, लेकिन उन्होंने बड़ा ट्रस्ट किया अपनी दोस्त पे। मगर ये हुआ कि वो उनको साथ लेकर गई 4 दिसंबर को। अपनी गाड़ी पे सीसीटीवी फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है, अपनी गाड़ी में लेकर गई और वहाँ पे पहले से मुल्ज़मान मौजूद थे। ये वो फिर वहीं पर उन्होंने सैलरी तो वापस आ गई, लेकिन डॉक्टर साहिबा जो मकतूला है उनको मौके पर ही वहाँ पे गले में फंदा डालकर रीढ़ की हड्डी टूटी, जो पोस्टमार्टम में भी है, वहीं पे उनको जांबाज किया। उसके बाद जो है उसके बाद की क्या कार्रवाई रही राशिद, ये बताइएगा, क्योंकि बॉडी काफी दिनों बाद रिकवर हुई है, बॉडी के साथ क्या बाद में फिर? असल में ये हुआ कि 4 बॉडी के साथ तो ये हुआ कि मौके पे ही जो उन्होंने गले में फंदा डाल के जो रीढ़ की हड्डी टूटी, तो मौत तो वहीं पे वाक़या हो गई। ताम ये था कि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुल्ज़मान थे उनको अरेस्ट किया, जिसमें मरकजी मुल्ज़मा जो थी रिदा, उनको भी उन्होंने गिरफ्तार किया, और उसके साथ साथ जो दीगर मुल्ज़मान थे उनको भी, लेकिन एक अभी तक मुल्ज़म जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। बाकी 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, उनको कल दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश किया था और 3 दिन का उनका रिमांड जो है वो मंजूर हुआ है। जी बहुत शुक्रिया इसकी डिटेल्स देने के लिए। यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का, विल सी आफ्टर दिस। ओके जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। और बरतानवी हुकूमत ने यूट्यूब पर रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख करके उन्हें मुल्क बदर कर दिया। आज वो पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। बरतानवी हुकाम के मुताबिक वीज़ा मनसूखी की वजह ये बताई गई है कि रजब भट्ट ने वीज़ा एक्सप्लेनेशन के वक्त पाकिस्तान में उनके खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जिक्र नहीं किया था। बिल्कुल, और इस एप्लीकेशन में ये गलत बयानी की गई है और जो बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन है इसकी खिलाफ वर्जी हुई है। तो रजब भट्ट गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ तनाज़ात में मुब्तला रहे और जुआ ऐप्स की तशहीर और अपने परफ्यूम के मुतनाज़े नाम और फिर गैर अखलाकी वीडियोज़ की वजह से उन्होंने मुतादिद मुकदमात का सामना भी किया, और फिर उन्हें ब्लास्फेमी तक के इल्ज़ामात उनके ऊपर लग गए। और अब जबकि रजब
वापस पाकिस्तान आ चुके हैं, तो फिलहाल उनकी 10 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है, जिसके तहत जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कानूनी मुकदमात, मुमकिन गिरफ्तारी, सोशल मीडिया पर दोबारा सरगर्मी के दौरान सख्त निगरानी और शायद सख्त रद्दमल भी उन्हें देखना पड़ सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि नदीम नानीवाला जो एक और यूट्यूबर हैं और इंस्टाग्रामर हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई हुई है। चलिए, इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगे आपको आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया भर में आलमी यौम इंसानी हुकूक मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक का आलमी एलामिया मंजूर किया था, जिसने हर इंसान के बुनियादी हुकूक और वक़ार को आलमी सतह पर तस्लीम किया। इस साल का मौजू इंसानी हुकूक की मौजूदा अहमियत और मुस्तक़बिल का तयन है। बिल्कुल, हमारी आज़ादी, इंसाफ और मसावात ही एक मजबूत मुस्तक़बिल की ज़मानत है, और यही वजह है कि आलमी सतह पर आज भी सवाल सामने है कि क्या हर इंसान को यकसा हकूक़ मैसर हैं। पाकिस्तान के तनाजुर में अगर बात की जाए तो इंसानी हकूक़ का मौजू मुसलसल ज़ेर बहस रहता है, और इजहार राय की आज़ादी, इंसाफ तक रसाई, ख़वातीन और बच्चों के हकूक़, जबरी गुमशुदगियाँ, कानून की हुक्मरानी जैसे मसाइल अहम चैलेंज बने हुए हैं। जी हाँ, अब इंसानी हुकूक का आलमी दिन हमें ये याद दिलाता है कि इंसानी वक़ार सिर्फ एक उसूल नहीं बल्कि रियासत और माशरे की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए रियासती इदारों, सिविल सोसाइटी और शहरियों का किरदार बराबर अहम है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं माहिर कानून एडवोकेट अस्मा जावेद साहबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा साहबा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यस, वी नो द सिचुएशन, ठीक है, हम इस पर क्रिटिसिज्म भी करेंगे, जिम्मेदारियों का तायुन एंड ऑल, लेकिन एक बात की जाती है कि क्या हमें एज लेमन, हमें एज पब्लिक अपने हुकूक का खुद भी मालूम है, खुद भी इल्म है? सच्ची बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं होता कि उनका बेसिक राइट क्या है। अब जैसे आपने जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, इसमें क्या चीज़ों की प्रोविजंस दी गई हैं कि जी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, साफ़ खाना, साफ़ पानी, रहने का ढंग, इक्वल राइट्स, एजुकेशन, ह्यूमन डिग्निटी, ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें अब इफ़ यू लुक एट इट तो बहुत सारे लोगों को इनका पता ही नहीं कि मतलब क्या है। वो सोचेंगे पता नहीं क्या, ये कौन सी ज़बान में क्या बात कर रही हैं, बट एक्चुअली ये तमाम चीज़ें हमें तो वैसे भी आइन में हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन है। अब क्वेश्चन ये है कि हम खुद कितना जानना चाहते हैं, हम खुद किस हद तक बिलीव करते हैं इन चीज़ों में। आप ये देखिए कि ह्यूमन राइट्स की हमारे यहाँ, मैं आपको ऑन एन इंडिविजुअल स्केल कह रही हूँ कि लोगों की डिग्निटी का ही ख्याल नहीं रखा जाता है। ठीक है जी, आप कई इंसिडेंट्स आप देखते होंगे कि जी मेरा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई किसी भी सोशल स्टेटस से हो, लेकिन एक हमारे यहाँ डाला कल्चर है कि जी वो किसी के पास डाला है तो जी उसकी लग भी गई, टच भी हो गई, तो वो गुस्सा करके, और अभी मैं परसों एक वीडियो देख रही थी कि सड़क पे उतर के उन्होंने किसी दूसरी गाड़ी वाले को मारा है। अच्छा, अब गाड़ी वाला वो भी गरीब आदमी नहीं है, लेकिन आपने मेरे डाले के थोड़ा आगे कैसे, एंड दिस वाज नॉट कि कोई बहुत कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है कुछ, या जरूरी कोई प्रोटोकॉल हो, अगर को उसके साथ 2 गार्ड्स भी पीछे बैठे हैं तो फिर तो आप उस गाड़ी के करीब भी नहीं आ सकते, ओवरटेक करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। This is one thing, one aspect of the society, but there are other things as well. When we both try to work around kids and women empowerment की हम बात कर रहे होते हैं, environment की बात कर रहे होते हैं, मैं साफ फिजा में सांस ले सकूं, मेरे बच्चे तालीम हासिल कर सकें, मुझे बतौर औरत मेरे हकूक़ मिल सके, फैसल बीइंग अ मैन उसको ही इज़ अर्निंग, ही सपोर्टिंग हिज फैमिली, उसको उसके राइट्स मिल सके। ये वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम शायद अपना हक भी नहीं मानते। हम समझते नहीं ये हमारा राइट है, हमें लगता है ये क्या चीज़ें होती हैं, इट्स वेरी एलियन। सो हाउ डू आई एजुकेट, आज के शो में हाउ डू आई एजुकेट पीपल कि भाई ये तुम्हारे बेसिक राइट्स हैं। बेसिकली अब देखें, ये तो हम माशाल्लाह, अब हमारी भी पाकिस्तान की एज नेशन इतनी उम्र हो गई है, तो कुछ हद तक तो अब एक ह्यूमन एफर्ट भी होना चाहिए ना कि जी हम खुद भी तो मालुम करने की कोशिश करें। एजुकेशन ये थोड़ी हो सकता है कि मैं डंडे मार मार के किसी को बिठाऊं कि जी तुम स्कूल में बैठो और पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गेटिंग द एजुकेशन? ठीक है, कितनी फैमिलीज आपको मिलेंगी जो कि आपका एक सर्टेन स्ट्रेटा है, जिस इलाके में हम इस वक्त अभी बैठे हुए हैं, यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बच्चा स्कूल जाए। बच्चा क्या है जी, कमाई पे लग जाए, और कमाई पे इसलिए ना लग जाए क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। तो रीज़न है इसके 8-10 बच्चे पैदा कर लिए, मतलब आपके पास 15-16 हाथ हैं टू अर्न।
ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की नहीं है कि बच्चों को स्कूल में इनरोल करें? देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं। आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट द सिटीजन फाउंडेशन इतना काम कर रही है, फ्री स्कूलिंग है, सब कुछ है, बहुत से सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर कुछ NGOs काम कर रही हैं तालीम के ऊपर। क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड? सो हम खुद ही अगर इंटरेस्टेड ना हो। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ होती है कि आप सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। अच्छा, अगर आपको किसी गलत चीज़ को रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम आप बोलिए, तो आवाज़ तो उठाइए। अगर आप आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं तो उसको गलत तो समझिए। अब यहाँ पे अब ये हो गया है कि जी गलत जो है वो फलाना कर रहा है, ही गॉट अवे विद इट, ये तो बड़ा सही है, मैं भी यही करूँ, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब गलत सही होता जा रहा है। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे सोच के अंदर इतना एक तब्दीली आ गई है कि जी हर किसी ने ओवरनाइट अमीर हो जाना है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, किसी चीज़ की उसको परवाह नहीं है। आगाज़ कहाँ से किया जाए फिर? देखिए, जो आपने बात की, मेरा तो मजहब भी मुझे यही कहता है, वो 3 दर्जे, हाथ से रोको, जहन में लाओ, मुंह से बोलो, तो ठीक है। लेकिन हम मजहब तो क्या, हम तो दुनियावी तालीम से भी बहुत आ रहा है। अब इसका आगाज़ कहाँ से करें? सी आई थिंक आवर जनरेशन इज़ गॉन, हमसे ऊपर वाली गॉन। सो व्हाट डू वी डू? इन चीज़ों को अपनी जनरेशन में इनकलकेट करने के लिए फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? डू वी पुट इट इन आवर सिलेबाई? सिलेबाई पे तो आप डालेंगे तो स्कूल तो जा ही नहीं रहे ना, तो प्रॉब्लम तो ये वहीं से मसला ही हल हो गया कि चीज़ सिलेबस अब जितने जा रहे हैं वही पढ़ ले। रोल जो एक्चुअली है वो है मीडिया का, एंड मीडिया हैज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल रोल टू प्ले ऑन द माइंड ऑफ एनी पर्सन। आजकल क्या है जी, मीडिया शॉर्ट वो चल रही होती है, रील्स चल रही होती हैं। इट्स अ नेशन दैट इज ऑब्सेस्ड विद टिकटॉक्स, ठीक है। सो वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इनटू दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि वहाँ से हम ऐसी वीडियोस और ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस करें। एंड आई विल बी वेरी प्राउड टू से कि पाकिस्तानी दिमाग जो कंटेंट प्रोड्यूस करता है, मैं समझती हूँ उसकी तो तोड़ ही नहीं है। हमारे तो बहुत सारे ड्रामे पड़ोसी मुल्क की, जिसकी कि फिल्म इंडस्ट्री हमसे इतनी आगे है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे एज केस स्टडीज़ एज प्रोजेक्ट्स पढ़ाए जाते रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस साल का जो हम बात कर रहे थे कि जी ह्यूमन राइट्स का जो दिन है, इसका थीम है आर एवरीडे नीड्स, ठीक है। आज का जो थीम है उसका नाम ही है आर एवरीडे नीड्स। आर एवरीडे नीड्स क्या है? खाना यानी ग़िज़ा, फिर उसके बाद साफ़ पानी कि वो मैसर हो हर किसी को, और सांस लेने के लिए खुली फ़िज़ा, सबसे बुनियादी चीज़ें, ठीक है। आज के दिन के हिसाब से कुछ जिनीवा में और बुडापेस्ट में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस वक्त? द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। दिस वर्ल्ड हैज़ गॉन वे फार अहेड, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऐसी है कि हम जब मैं ज़िंदगी में, मुझे जो पहला सेलफोन मिला था उसमें मैं बटन दबा के फिर टेक्स्ट मैसेजिंग शुरू हुई तो एक ही बटन 3 दफ़ा दबा के वो एक सर्टेन अल्फ़ाबेट पे पहुंचना होता था। दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ स्मार्टफोन्स, एवरीथिंग इज़ टच टेक्नोलॉजी। सो हमको राइट एजुकेशन होनी चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए, बट दे शुड ऑल्सो बी टेक्नोलॉजिकली ट्रेंड, और ये कौम सीखने में बहुत तेज़ है। आप इनको टिकटॉक के अलावा भी कोई अगर ऐप दे दीजिए ना, वो हमसे पहले वो दे विल बी हैंड्स ऑन ऑन इट। हाउ मच हैज पाकिस्तान डन? मतलब ठीक है, हम आम आवाम की तो बात कर रहे हैं और हम जेनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंसेस का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इन बेसिक नेसेसिटीज़ को अपने आवाम तक पहुंचाने के लिए हाउ फार पाकिस्तान इज कम? पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। इतना आसान नहीं है। फिर हम जिस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, कितने सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर, ये आसान नहीं होता है। लेकिन जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए कोशिश तो हर किसी की ये है। मेरा मानना ये है कि नीयत हर किसी की अच्छी ही है, कामयाबी कोशिश से ही होगी। पानी का कतरा एक जगह पे गिरता रहे, 10 साल में उस जगह पे भी एक सुराख हो जाता है। सो लेट्स जस्ट मेक एन एफर्ट कि वो एक कतरा गिरे। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हमको अपना अपना रोल प्ले करना है। मैं किस किस को पढ़ा सकती हूँ, मैं किस किस को एजुकेट कर सकती हूँ, मैं किस किस को ट्रेन कर सकती हूँ। आई शुड प्ले माई रोल, आई शुड डू वट एवर इन माई पावर आई कैन डू, ठीक है। सो इट इज़ इन हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अपने एक सर्कल में तो लेके आ सकता है ना। तो आई थिंक बड़े लेवल पे मैं क्वेश्चन करूँ कि जी हुकूमत क्या करी, इज़ नॉट द क्वेश्चन।
I think first question I should ask myself is कि मैं क्या कर रही हूँ. Let's see the glass half full. Thank you so Yes. much, ma'am. बहुत It was a pleasure having you on the show. तो चलिए जाने से पहले एक और वाक़या कल पेश आया. शिकारपुर मंशर शाह का इलाका, यहाँ पे मुश्तरका ऑपरेशन करने पुलिस गई. 9 डाकू मारे गए. फिर हुआ ये कि डाकू ने रॉकेट लॉन्चर से पुलिस मोबाइल पर हमला कर दिया और इस हमले में और फायरिंग में डीएसपी सिटी पारस बखरानी और उनके शौहर डीएसपी गड़ी यासीन शदीद ज़ख्मी हुए हैं. और ज़ख्मी होने के बावजूद नाउ दिस इज़ द स्टोरी. बावजूद डीएसपी पारस बखरानी की फ़र्ज शनासी पूरे महकमे के लिए हौसला अफजा है. शी केप्ट ऑन फाइटिंग, शी केप्ट ऑन फाइटिंग. अब ऐसे में सिंध असम्बली में स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर ने उन्हें फ़ोन किया और अस्पताल फ़ोन करके उनकी तारीफ़ भी की. और उन्होंने ये कहा कि मुझे आप पर फ़ख्र है, आपने कमाल कर दिया है. ये सिर्फ एक तारीफ़ नहीं थी, एक एतराफ़ है कि ख़ातीन अफसर जो है वो फ्रंट लाइन पर खड़ी है और अपनी जान ख़तरे में डालकर आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बनती है. एंड व्हेन आई से ख़वातीन, आई रियली वांट टू से इट. ठीक है, जब आप किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं आप मर्द के बराबर काम कर रही होती हैं, लेकिन हमारे माशरे में ख़ातीन की ज़िम्मेदारियाँ बहुत मुख्तलिफ होते हैं. आपकी आगे फैमिली के अंदर आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत मुख्तलिफ होती है. एट दैट पॉइंट टाइम ये डिसाइड करना कि आपने अपनी ज़िंदगी को फ्रंट लाइन पर रखना है, ये देखते हुए कि उस वक्त आपकी ज़रूरत किस जगह पर कैसी है और वहाँ पर आप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था जो उन्होंने लिया और इस पर आई थिंक हमारी पूरी कौम को फ़ख्र महसूस करना चाहिए. अब इसमें अपडेट ये भी है कि एयर एम्बुलेंस से इनको कराची लाया जाएगा. कल न सिर्फ फरियाल तालपुर ने उनको कॉल की बल्कि दीगर जो सिंध असम्बली के मेम्बरान थे उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की और ऑन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऑफ वज़ीर आला सिंध इन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची लाया जाएगा. वी ऑल प्रे एंड वी होप, हम दुआगो हैं इनकी सेहत के लिए, क्योंकि ये वो मिसालें हैं जो हमारे माशरे का रोशन चेहरा है, जो हमारे माशरे का वो हिस्सा है कि जो कहीं छुप जाता है. लेकिन बार बार इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो हमें फ़ख्र इस बात पे भी होता है कि जिसको हम कहते हैं दुनिया को हमें बताना होता है कि जी इंक्लूसिव माशरा है, ये फिर हम करके दिखाना पड़ता है और ये करके दिखाया है डीएसपी बखरानी ने. लॉ है जिसे जलते रहना चाहिए दूसरी और आने वाली ख़ातीन के लिए एक मोटिवेशन बनती रहे. चलिए इसके साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त. अब आपसे मुलाकात होगी कल. रखिए अपना ख्याल. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.